नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम एक ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट मॉडल पर बात कर रहे हैं। वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। इसकी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। हर एग्जाम में, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आपको माइंड में पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें रटने वाली एक लाइन भी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है। उस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है और उस कॉन्सेप्ट को आपने अगर समझ लिया तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मूल रूप से जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है, ये नोटेस्टिन और थॉमसन ने दिया था। हालांकि थॉमसन ने इस मूल सिद्धांत को दिया था, बाद में नोटेस्टिन ने 1945 में जाके इसमें कुछ चेंजेस किए थे, संशोधन किए थे। तो दोनों का ही ये सिद्धांत माना जाता है, थॉमसन और नोटेस्टिन, ये दोनों का सिद्धांत माना जाता है। और ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत मूल रूप से जो हमारा समाज है, कि जो हमारा औद्योगिक क्रांति से पूर्व का समाज था, एक कृषि प्रधान समाज से एक वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति वाला समाज या एक विकसित समाज जब बनता है, तो उस समाज से लेकर, कृषि प्रधान समाज से लेकर एक विकसित समाज के दौरान, बनने के दौरान उस बीच जनसंख्या में क्या परिवर्तन होता है, जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ जनसंख्या की वृद्धि को एक संबंध के रूप में यह सिद्धांत दर्शाता है कि जिस जिस प्रकार समाज का विकास होगा, वैसे वैसे जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। और बेसिक रूप से, मूल रूप से इस सिद्धांत में जो हमारा समाज है, उस समाज की जनसंख्या वृद्धि, कुल वृद्धि दर कैसे परिवर्तित होती है, और उस वृद्धि का जो मानक है वो है जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्म दर और मृत्यु दर आदिम समाज से लेकर हम कहें कि विकसित समाज के दौरान किस प्रकार चेंजेस आता है, उसमें हम उसको इस सिद्धांत में मूल रूप से समझेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल सिद्धांत की। हालांकि ये जो थॉमसन और नोटेस्टिन ने ये सिद्धांत दिया था, तो ये यूरोप की जो जनसंख्या है या विकसित समाजों की जो जनसंख्या है, जो पश्चिमी देश है, उनकी जनसंख्या के इतिहास के आधार पर यह सिद्धांत दिया था। इसलिए ये सिद्धांत आलोचना में हम लास्ट में देखेंगे कि सभी जगहों पर यह लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 शब्द है, जनसांख्यिकीय संक्रमण, तो डेमोग्राफिक और ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जनसंख्या से ही होता है। यहाँ पे देखो 2 शब्द है, ठीक है। ये जनसंख्या की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है। एक तो है डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक के मतलब क्या हो गया, जनसंख्या से संबंधित। तो जनसंख्या के संबंधित जो भी सारे तत्व होते हैं, जनसंख्या से संबंधित जो भी इसके तत्व हैं, मतलब मूल रूप से इसमें 2 ही हम लेते हैं। वो है अपना डेथ रेट एंड बर्थ रेट, ठीक है, BR एंड DR, जन्म दर और ये मृत्यु दर, इसमें जो परिवर्तन होता है। दूसरा है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को हम हिंदी में कहते हैं संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है कि 2 अवस्थाओं के बीच की स्थिति। मान लो इधर क्या है, संक्रमण का मतलब 2 अवस्थाओं के बीच की स्थिति। इधर क्या है, कृषि प्रधान समाज है, ठीक है, इधर कृषि प्रधान समाज है, और उधर क्या होगा, कृषि प्रधान समाज, और उधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपना विकसित समाज, ठीक है, या औद्योगिकीकृत समाज या तकनीकी वाला समाज। एक मिनट, विकसित समाज या औद्योगिकीकृत समाज या तकनीकी समाज, या हम कह सकते हैं कि जिन्होंने हाई टेक्नोलॉजी या उपभोक्तावादी समाज हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये विकसित समाज आ जाएगा, जिसमें विशेष तौर पर पश्चिमी देशों को हम शामिल करते हैं, यूरोप। और तो इस दौरान इन दोनों के बीच में जो संक्रमण फेज है, ठीक है, कि एक कृषि प्रधान समाज से किस प्रकार विकसित समाज की तरफ जनसंख्या अगर आगे बढ़ती है, तो उस पूरे काल के दौरान क्या क्या चेंजेज आएंगे वो हम संक्रमण के रूप में देखते हैं। ये एक संक्रमण काल होता है, जब जनसंख्या आदिम से विकसित समाज की तरफ बदलती रहती है या उसमें चेंजेज आता है। तो उस चेंजेज को, मतलब सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसी को ही इस सिद्धांत में मूल रूप से समझाया गया है। और साथ में आपने, अगर हम इस सिद्धांत के बेसिक की बात करें, अगर इस सिद्धांत को हम बेसिक रूप में समझे, तो बेसिक रूप में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपने ये देखा होगा जनरली अपने परिवार में, घर में, जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल मेरा खुद का देता हूं कि जो मेरा परिवार है, मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार माना जाता है, जॉइंट फैमिली मानी जाती है। मूल रूप से जो मेरा दादा परदादा है वो कृषि कार्य करते थे, ठीक है, कृषि कार्य करते थे। तो मेरे जो परदादा हैं, मेरे जो परदादा थे, वो परदादा के 4 भाई थे, 4 भाई थे और 4 बहनें थे, तो 8 थे। जो मेरे परदादा हैं उनके कितने बच्चे थे, उनके 7 बच्चे और 4 बहनें, मतलब मेरे दादा के 7 भाई और 4 बहनें, टोटल 11 बहन भाई हैं।
और मेरे दादा के बाद में जो मेरे पिताजी हैं उनके 3 भाई और 2 बहनें, मतलब वो 6 भाई बहन हैं। और मेरे पिताजी के हम 2 बच्चे हैं, मतलब मैं और एक मेरी सिस्टर, हम 2 बच्चे हैं। और मेरे बात करें तो मेरे 1 बच्चा है। तो ये अगर ये सिस्टमेटिकली हम ऑर्डर देख रहे हैं कि जो कृषि प्रधान समाज था उससे हम आगे बढ़ते गए, जो चेंजेज आया है क्योंकि समाज विकसित हुआ है, समाज में परिवर्तन आया है। मेरे जो दादा परदादा थे वो सामान्यतः क्या थे, कृषि थे, और अभी मैं सर्विस सेक्टर में हूं। तो ये सामान्यतः क्या है, विकसित समाज की तरफ, कृषि से विकसित समाज की तरफ एक सामान्यतः परिवर्तन आया है। तो वहां पे मृत्यु दर और जन्म दर में परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को बेसिकली आप अपने गांव में, अपने परिवार आसपास देख सकते हैं कि ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ में क्या हो रहा है, जो मेरा परिवार था वो पहले जॉइंट फैमिली थी, ठीक है, सब एक साथ रहते थे, सारा एक साथ संयुक्त परिवार था, सारा एक साथ काम करते थे। और धीरे धीरे वो क्या हुआ, एकल परिवार में, मतलब प्रवास हुआ, और प्रवास के साथ में एकल परिवार। जैसे मैं जहां पर रहता हूं, मैं अकेला ही रहता हूं, मेरी फैमिली बाकी पीछे रह गई, तो ये एकल परिवार बढ़ा। तो इस प्रकार एक ट्रांजिशन फेज से जनसंख्या गुजरती है, उसी को हमें अच्छे से समझना है, राइट। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सामान्यतः हम आम तौर पर अपने आसपास देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जनसंख्या और ये संक्रमण मॉडल, इसको इस रूप में हमें समझना है। मॉडल मतलब एक सिद्धांत है, सिद्धांत जो होता है वो एक इस सिद्धांत के बारे में हम कहें कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, ये एक नियतिवादी और पूर्व उद्घोषणाकारी सिद्धांत है। नियतिवादी का मतलब होता है ये पहले कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा होगा, तो ऐसा होगा ये कह रहा है, इसका मतलब ये नियतिवादी है, जो पहले से ही क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। दूसरी बात ये कहता है कि ये पूर्व उद्घोषणाकारी सिद्धांत है। पूर्व उद्घोषणाकारी सिद्धांत का मतलब हुआ ये पहले से ही घोषणा करता है, राइट, ये पहले से ही घोषणा करता है कि ऐसे ऐसे समाज में परिवर्तन होगा किसी एक बेस को आधार लेकर। तो यहाँ पे यूरोप को आधार लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा परिवर्तन जनसंख्या के साथ होता है, और इसको एक मॉडल के रूप में, एक थ्योरी के रूप में थॉमसन और नोटेस्टिन समझाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपने देख ली है कि इसकी इसकी शुरुआत किसने की, इसके ऊपर हमने बात कर ली है। ये पीडीएफ आपको हालांकि मिल जाएगी। परिचय मैंने बता दिया है, ठीक है। एक नियतिवादी और पूर्व उद्घोषणाकारी संकल्पना है जिसका उद्देश्य जनसंख्या परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से संबंधित करना है। यही मैंने बताया है कि जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। यहाँ पे धार्मिक अंधविश्वास, जो रूढ़िवादी परंपरागत समाज है, वो सारा चीज अभी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जब एक कृषि प्रधान समाज होता है और ग्रामीण समाज, मतलब एक कृषि प्रधान समाज, ग्रामीण समाज प्रौद्योगिकी आधारित नगरीय समाज में बदलता है, तब जनांकीय प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन क्या होता है वही हमें इसमें देखना है। अभी हम आगे इसको डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, कि एक कृषि प्रधान समाज या एक ग्रामीण समाज जब प्रौद्योगिकी या विकसित समाज की तरफ आगे बढ़ता है तो उसमें जनसंख्या में क्या परिवर्तन होता है, यही इस सिद्धांत में देखा जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि एक समाज विकसित समाज के साथ साथ उच्च जन्म दर, एक समाज विकसित समाज के साथ साथ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर तथा सामान्यतः ग्रामीण एवं अशिक्षित समाज में मुख्यतः नगरीय और औद्योगिक तथा शिक्षित समाज में रूपांतरित होता है। मतलब एक ऐसा समाज है जहां पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों उच्च है, ग्रामीण है, कृषि प्रधान है, अशिक्षित है, उससे नगरीय समाज, शिक्षित समाज और विकसित समाज बनता है। तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है, यही इस सिद्धांत में हमें समझना है, समझाने की कोशिश की गई है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच एक संबंध पाया जाता है। वो संबंध क्या होता है उसी को हम आगे देखने जा रहे हैं। इस सिद्धांत की कुछ मूल अवधारणाएं हैं। इन मूल अवधारणा को मैंने बातों बातों में आपको अभी समझा दिया है कि किस प्रकार एक जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें देख लेना आप। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। चलो, सर्वप्रथम मृत्यु दर में कमी आती है। होता क्या है, जब समाज का विकास होता है तो समाज का विकास में जो कृषि प्रधान समाज है या अशिक्षित ग्रामीण समाज है, वहां पर विकास की दर बहुत निम्न है। वहां के विकास के साधन नहीं है, मतलब वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे फैमिली प्लानिंग के प्रोजेक्ट नहीं है, वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं है, मतलब मेडिकल साइंस नहीं है,
और वहां पर महिलाओं की बहुत निम्न दशा है, महिलाओं की शिक्षा का योगदान बहुत कम है, तो ऐसे समाज में क्या होता है, महामारियां होती है, बीमारियां होती है, तो मृत्यु दर उच्च पाई जाती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मृत्यु दर में कमी आती है, तो मृत्यु दर उच्च पाई जाती है। फिर होता क्या, जब समाज का विकास होता है तो सरकारें वहां पर क्या करती है, हॉस्पिटल बनाती है, महिलाओं को शिक्षा पर फोकस करती है, बालिका भ्रूण हत्या या इस तरह के प्रोजेक्ट चलाती है, फैमिली प्लानिंग के प्रोजेक्ट चलाती है, जिससे होता क्या है, बीमारियां महामारियां कम होती है, लोगों में जागरूकता आती है और धीरे धीरे वो समाज उस समाज में जन्म दर क्या मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो गया, हॉस्पिटल खोल दिए, तो उससे क्या है, मेडिकल साइंस का विकास हो गया, तो उससे धीरे धीरे मृत्यु दर पर हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, जो रोग है बड़े, उन रोगों पर हमने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि आर्थिक क्रांति के साथ संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण होता है, खाद्यान्न आपूर्ति विकसित होती है, क्योंकि हमने खाद्यान्न आपूर्ति को विकसित कर लिया, जो कुपोषण की समस्या थी उसके ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली, तो धीरे धीरे मृत्यु दर कम होती है। किस कारण किस कारण से, आर्थिक प्रगति के कारण से, आर्थिक क्रांति के कारण से। मृत्यु दर के बाद जन्म दर में क्रमिक ह्रास होता है। पहले तो जन्म दर हाई बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे मृत्यु दर कम हो रही है, तो मृत्यु दर के बाद जन्म दर भी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, क्योंकि समाज विकसित की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण भी क्रमिक होता है। विज्ञान एवं आर्थिक परिवर्तनों से परंपरागत रूढ़िवादी एवं धार्मिक विचारों का पतन होता है। जैसे जैसे साइंस की क्रांति आती है, विज्ञान की क्रांति आती है, वैसे वैसे हमारे जो परंपरागत रूढ़िवादी सांस्कृतिक विचार है, सांस्कृतिक विचार नहीं कहेंगे हम, परंपरागत और रूढ़िवादी विचार है, उसका पतन होता है धीरे धीरे। कहते हैं ना, पहले जो पुराने जमाने में ये कहते थे गांव के लोग कि जितने हाथ उतना काम, मतलब जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी उतना ही हमें काम मिलेगा, या जो परिवार जितना बड़ा होगा वो परिवार उतना ही शक्तिशाली होगा, तो ऐसे पहले कहा जाता था। आज क्या कहा जाता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये सोच में क्या आया है, परिवर्तन आया। पहले ज्वाइंट फैमिली, बड़ी फैमिली, सुखी फैमिली, अभी छोटी फैमिली और छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो ये हमारी सोच में क्या आया है परिवर्तन आया है। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने विज्ञान में प्रगति की, हमने आर्थिक प्रगति की, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों की सोच बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है, साइंस का विकास हुआ है। तो इन सारे कारणों से सारे जो हमारे परंपरागत रूढ़िवादी धार्मिक विचार है वो धीरे धीरे क्या हुआ है, उनमें परिवर्तन आया है। पहले ये माना जाता था कि अगर जब तक बेटा नहीं होगा तब तक जो है लड़कियां मतलब मतलब किसी के मान लो 10-10 लड़कियां हो जाती है, फिर भी वो बेटे के इंतजार में ऑपरेशन नहीं करवाते, या जो गर्भ निरोधक चीजें होती है उसका यूज नहीं लेते थे। तो ये एक सोच अब टूटी है। अब लड़के और लड़की में जो असमानता का भाव है वो कम हुआ है। तो ये सामाजिक जो परिवर्तन हुआ है, आर्थिक परिवर्तन हुआ है, साथ में शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से चीजें बदली है। अब मान लो किसी के 2 लड़कियां हैं तो भी वो आगे तीसरे बच्चे का प्लानिंग नहीं करते हैं। उनको पता है कि लड़की और लड़का समान है। तो ये सोच में क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये इस सिद्धांत की मूल अवधारणा है। विज्ञान और आर्थिक परिवर्तनों से परंपरागत रूढ़िवादी और धार्मिक विचारों का क्या हुआ है, पतन हुआ है, जिससे जनसंख्या में परिवर्तन स्वस्फूर्त होने लगते हैं। जब ये हमारी सोच बदल जाती है तो उससे जनसंख्या में ऑटोमेटिकली क्या होता है, परिवर्तन होता है। आर्थिक प्रगति के साथ साथ उपभोक्तावाद, एकल परिवार और व्यक्तिवाद का उदय होता है। आर्थिक प्रगति जैसे जैसे होती है वैसे वैसे मानव की जो सोच है वो चेंज होती है। पहले क्या होता है, जो मानव होता है ग्रामीण मानव, अशिक्षित मानव, या हम कहेंगे कृषि प्रधान मानव, वो जो उसकी सोच होती है वो धार्मिक रूढ़िवादी अंधविश्वासों से जकड़ा होता है, वो धर्म से जकड़ा होता है। वो मंदिर में हम भी जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ में, या हम कहें कि इस टाइप के माहौल में ज्यादा जीता है। मतलब वो खुद के विकास पर कम फोकस करता है। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक क्रांति आती है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे मानव क्या है, उपभोक्तावादी बनता है। वो सोचता है कि मैं इस धरती पर आया हूं तो मैं इस जन्म में जितना अधिक संसाधनों का उपभोग कर लूं उतना ही उसकी इच्छा बढ़ती जाती है। मतलब उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना है, अधिक से अधिक संसाधनों का यूज लेना है। तो उसकी सोच होती है वो उपभोक्तावादी होती है। ठीक है, जिसे हम कंज्यूमर कल्चर कहते हैं। ठीक है, उपभोक्तावादी संस्कृति कहते हैं। तो उपभोक्तावादी उसकी संस्कृति होती है। उपभोक्तावाद के साथ साथ क्या होता है, फैमिली प्लानिंग की सोच लोगों में कम होती है। मतलब वो ज्यादा बच्चों पर, उनके पास समय नहीं होता है जो
मतलब मियाँ हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बीवी अपना काम कर रही है, मतलब मियाँ बीवी दोनों को टाइम नहीं है परिवार के लिए, तो वो परिवार की प्लानिंग ही नहीं कर पाते हैं, या बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है उनके पास देने के लिए या संभालने के लिए, इसलिए वो फैमिली प्लानिंग ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो दोनों ही अपने टारगेट में या अपने लक्ष्यों में बिजी रहते हैं। तो ये सोच जो है धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इससे क्या होती है, सिंगल फैमिली का विकास होता है, उपभोक्तावादी संस्कृति, एकल परिवार और व्यक्तिवाद का उदय होता है। व्यक्तिवाद का मतलब वो सेल्फ सेंट्रिक ज्यादा होते हैं, वो अपने विकास की ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, हमारे समाज में जो ग्रामीण समाज है वहां पे हम बच्चों की ज्यादा सोचते हैं, हम आने वाली तीसरी पीढ़ी का सोचते हैं कि तीसरी पीढ़ी जो आएगी मेरी, मैं उसके लिए अभी कमा रहा हूं, मैं उसके लिए काम करूं, ऐसा सोच हमारी जनरली होती है। तो यहाँ पे विकसित समाज या हम पश्चिमी संस्कृति को देखें तो उसमें सॉरी उसमें क्या होता है, उपभोक्तावाद, एकल परिवार और व्यक्तिवाद का उदय होता है, जिससे जनसंख्या ऑटोमेटिकली क्या होती है, उसमें जनसंख्या में ह्रास होता है, जनसंख्या में कमी आती है। राइट, तो ये एक मूल अवधारणाएं होती है। यहाँ पे इस सिद्धांत की कुछ अवस्थाएं हैं, इस अवस्था को मैं सीधा आपको चित्र में लेके जाता हूँ, फिर हम इसको एक बार वापस देखेंगे, हम इसको चित्र में समझ लेते हैं। कुछ मैंने ये डायग्राम पहले बना के रखा है ताकि हमारी समय की बचत हो, और इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अपनी जो ये सिद्धांत है नोटेस्टीन और जो थॉमसन ने सिद्धांत दिया, उसमें मूल रूप से पहले 3 अवस्थाएं थी, लेकिन जिस प्रकार आगे समाज परिवर्तन हुआ तो इसमें 5 अवस्थाएं टोटल। तो वर्तमान में इसमें क्या है, 5 अवस्थाएं मानी जाती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, 5 स्टेज मानी जाती है मूल रूप से। ये इसमें 3 अवस्थाएं थी। तो जो सेकंड अवस्था है, इसमें सेकंड अवस्था के 3 चरण होते हैं। राइट, इस सेकंड अवस्था के 3 चरण होते हैं, इसको हम देखते हैं। इधर आपकी क्या है, ये जन्म दर है, बर्थ रेट ली हुई है, और नीचे आपकी ये स्टेज है। तो इसको हम मूल रूप से यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर से ही इस सिद्धांत को समझा जाता है। तो यहाँ पे पहले जो ये प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था का जो विकास होता है वो औद्योगिक क्रांति से पूर्व का विकास है, जहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है। तो औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, इसका मतलब समाज कैसा है, कृषि प्रधान समाज है, अशिक्षित समाज है, ग्रामीण समाज है, रूरल बैकग्राउंड है। तो रूरल बैकग्राउंड है जहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ये जन्म दर और मृत्यु दर होती है दोनों ही क्या होती है, उच्च होती है। जो ये येलो कलर की लाइन है, ये क्या है, ये डेथ रेट है। ठीक है, DR है। तो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही यहाँ पे उच्च होती है। ये आपकी रेड लाइन जो है, ये क्या है, ये रेड लाइन जो है इसको हम मान लेते हैं डेथ रेट है, DR है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आपकी मृत्यु दर है। ठीक है, डेथ रेट है, और ये येलो कलर में आपकी क्या है, जन्म दर है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी BR है। तो मृत्यु दर और जन्म दर दोनों को आपको यहां पे समझना है, ये आपकी BR, बर्थ रेट। राइट, अब क्या होता है कि जो ग्रामीण समाज है वहां पे अभी मेडिकल सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है, ग्रामीण समाज है, अशिक्षित है, तो उसमें क्या है, वहां पर मृत्यु दर बहुत अधिक उच्च पाई जाती है। क्यों, क्योंकि कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिशंस नहीं है, मातृ सुरक्षा से संबंधित कोई योजना नहीं है, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कोई योजना नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो महामारी इस समाज में अधिक होती है, बीमारियां अधिक होती है, और कुछ आपदाएं आती है, उससे जनसंख्या का क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या होती है, जन्म दर मृत्यु दर हाई होती है। दूसरा, ये अशिक्षित समाज है, तो यहाँ पे जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उतने मर रहे हैं, तो मृत्यु दर और जन्म दर दोनों क्या है, यहाँ पे उच्च पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुल जनसंख्या क्या होगी, जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही मर जा रहे हैं, मतलब कुल जनसंख्या क्या होगी, स्थितिक होगी। इसलिए इसको उच्च स्थितिक दशा कहते हैं। जो स्टेज फर्स्ट है इसे क्या कहते हैं, उच्च स्थितिक दशा। उच्च स्थितिक दशा का मतलब है जनसंख्या यहाँ पे स्थिर है, जन्म दर उच्च है, मतलब 35 प्रति हजार से जन्म दर है ज्यादा है, मतलब 35 से क्या है, ज्यादा है, 35 प्रति हजार से जनसंख्या ज्यादा है, और मृत्यु दर भी 35 प्रति हजार से उच्च है। तो यहाँ पर दोनों उच्च होने के कारण से क्या है, उच्च तो है, लेकिन दोनों में क्या, जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर जा रहे हैं। इसलिए क्या है, जनसंख्या, कुल जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है, लेकिन कुल जनसंख्या क्या है, स्थितिक है, स्थिर है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, उस समाज में क्या होगा, संसाधनों का विकास होगा। किसका विकास होगा, संसाधनों का विकास होगा, मेडिकल सुविधाओं का विकास होगा, धीरे धीरे खाद्य आपूर्ति होगी, कुपोषण की समस्याओं का निदान होगा, सरकारें और प्रयास करेगी। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो ये डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, इसमें क्या आएगी, धीरे धीरे कमी आएगी। मृत्यु दर में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी।
तो डीआर में कमी आएगी, मृत्यु दर में कमी आ गई, लेकिन समाज की सोच अभी वही है। मतलब ग्रामीण है, अशिक्षित है और अधिक बच्चा पैदा करने की जो सोच है या जो जागरूकता का अभाव है, संयुक्त परिवार की जो सोच है वो अभी भी वही बनी हुई है। इसलिए यहाँ पे दूसरी अवस्था में क्या है, दूसरी अवस्था में जन्म दर अभी भी क्या है, उच्च पाई जाती है। जन्म दर, बर्थ रेट अभी भी उच्च पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर में तेजी से कमी आ गई। मरने वाले लोगों की संख्या कम हो गई लेकिन जन्म लेने वाले लोगों की संख्या क्या है, उच्च बनी हुई है। तो ये ये अवस्था क्या होती है, विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि होती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि होती है। विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि क्यों होगी, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि जन्म दर अभी भी हाई बनी हुई है लेकिन मृत्यु दर में कमी हो गई। तो मरने वाले कम हो गए, जन्म लेने वाले खूब है, तो यहाँ पे कुल जनसंख्या में तेजी से क्या होगा, वृद्धि होगी, जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि होगी। और ऐसा भारत का समाज भी रहा है। 80 के दशक को हम देखें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर गई थी। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, भारत में भी कमी आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे अधिकांश थे जो इस अवस्था में जो है विकासशील, मतलब ये जो देश है ना, मतलब स्टेज फर्स्ट है, इसमें अविकसित देश पाए जाते हैं। अविकसित देश में क्या, मेडिकल साइंस नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कुछ विकास नहीं हो रहा है, ग्रामीण समाज है, अशिक्षित है, कोई जागरूकता नहीं है, सरकारें कुछ प्रयास नहीं कर रही है। तो ये फर्स्ट स्टेज में क्या है, अविकसित समाज है, जहाँ पे महामारियां, बीमारियां, जितने जन्म बोत ले रहे हैं उतने ही मर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो स्टेज है, इसमें अविकसित राष्ट्र आते हैं। सेकंड जो है, यहां से विकासशील राष्ट्रों की धारा स्टार्ट होती है। तो विकासशील राष्ट्रों में क्या होता है, जनसंख्या तो अभी भी क्या, अशिक्षा के कारण, जागरूकता के अभाव के कारण जनसंख्या में उच्च जन्म दर है लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो ये अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो अब तीसरी स्टेज में क्या होगा, और ये यहाँ पे प्रसरणशील जनसंख्या होती है, जहां पे विस्फोटक जनसंख्या होती है, तेजी से बढ़ती है। अब तीसरी स्टेज में क्या होगा, मृत्यु दर में तो तेजी से कमी आ ही रही है। मृत्यु दर मान लो तीसरी स्टेज में 20 प्रति हजार, मतलब नीचे आ जाती है, 20 से नीचे आ जाती है, 20 प्रति हजार से भी क्या हो जाती है, ये डाउन आ जाती है। तो जनसंख्या, मृत्यु दर में तो तेजी से कमी हो ही रही है, साथ में आपके यहाँ पे किस में कमी हो जाएगी, इसमें जन्म दर में भी धीरे धीरे अब क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई है। तो तीसरी अवस्था में क्या होगा, जन्म दर में भी कमी आ जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा चिन्ह से आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, चिन्ह से आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे क्या है, डेथ रेट, डीआर भी उच्च है और आपकी बीआर, बर्थ रेट भी क्या है, ये दोनों उच्च है। ठीक है, अब तीसरी स्टेज में क्या है, यहाँ पे सेकंड स्टेज में यहाँ पे डीआर में क्या हो रही है, यहाँ पे डीआर, डेथ रेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन अभी भी बर्थ रेट क्या है, उच्च बनी हुई है। अभी भी क्या है, बीआर आपकी अभी भी उच्च है, हाई है, जन्म दर अभी भी हाई है। और फिर यहाँ पे तीसरी स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट, जन्म दर में क्या, धीरे धीरे सरकार ने क्या कर दिया, संसाधनों का विकास कर लिया, जागरूकता का विकास हुआ है, विकासशील देश है। धीरे धीरे सरकार ने एक परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ऐसे स्लोगन से धीरे धीरे सरकार ने क्या है, जागरूकता लाया है। तो जागरूकता के कारण और साथ में नगरीकरण हो रहा है, तो इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है लोगों के, और लोग ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा परिवार बड़ा होगा तो बेरोजगारी होगी और परिवार का विकास नहीं होगा। तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, धीरे धीरे डाउन हो जाती है, राइट। और डेथ रेट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डेथ रेट तो घट ही रही है। तो यहाँ पे बीआर और डीआर दोनों घटता है, इसमें क्या है, बीआर और डीआर दोनों घटता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट रही है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, कुल जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन घटती हुई जनसंख्या से बढ़ रही है। मतलब टोटल जनसंख्या उसमें तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने की वृद्धि दर है, उस दर में क्या आने लग गई है, कमी आने लग गई है, राइट। अब धीरे धीरे क्या होगा, और समाज चेंज होगा। अब जनसंख्या में जो तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था है, चौथी स्टेज में क्या होगा, मृत्यु दर में तो तेजी से कमी आएगी, मृत्यु दर तो बहुत नीचे आ जाएगी। ठीक है, मृत्यु दर तो बहुत नीचे आ जाएगी, और इसके साथ में क्या होगा, जन्म दर भी बहुत नीचे आएगी, जन्म दर में भी बहुत तेजी से क्या होगी, कमी होगी, जन्म दर में भी बहुत तेजी से कमी होगी। और जो पांचवी अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमें ये देखना है, बर्थ रेट तेजी से घटती है, किसमें, इसमें, मतलब जन्म दर
चौथी अवस्था में जन्म दर तेजी से घटती है और मृत्यु दर भी तेजी से घटती है। तो मृत्यु दर तो धीरे धीरे एक स्टैटिक अवस्था में आ जाती है, मतलब फिक्स अवस्था में आ जाती है, जो नेचुरल डेथ होती है कि भाई बूढ़े हो गए अब तो जाना ही है, तो वो मृत्यु दर जो है इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, पांचवी अवस्था में क्या होता है, ये जो है ये संक्रमणकालीन समाज है। ठीक है, अब समाज में टेक्नोलॉजी का चेंज आ गया है विज्ञान का विकास हो गया है, साइंस का विकास हुआ है, बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो गई है सरकार के प्रयास सार्थक रहे हैं, लोग एकल परिवार को चाहते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार हो गया है। तो धीरे धीरे समाज यहाँ से क्या है, शिक्षा की जागरूकता, महिलाओं की जागरूकता, महिलाओं की सामाजिक दशा यहाँ पे बहुत अधिक सुधर गई है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे जन्म दर में भी बहुत कमी आ जाएगी और मृत्यु दर में भी बहुत कमी आ जाएगी। पांचवी अवस्था ये जो है ये विकसित समाज है। ये क्या है, ये अविकसित समाज है, ये विकसित समाज है। तो इस इस विकसित समाज में क्या होगा, मृत्यु दर भी कम है, जन्म दर भी कम है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में अभी इस पांचवी अवस्था में जो विकसित राष्ट्र है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लाटविया, लिथुआनिया, रशिया, इनमें क्या है, जनसंख्या ह्रास हो रही है, इसमें जनसंख्या में कमी हो रही है। जापान, इन देशों में क्या है, बूढ़ों की जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या में तेजी से क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये टेंशन में है कि जनसंख्या वृद्धि दर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जन्म दर बहुत, मृत्यु दर बहुत कम है और जन्म दर भी बहुत कम है। लोग चाहते ही नहीं है कि बच्चे पैदा करें, लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि बच्चों को संभालें, वो केवल अपना ध्यान दे रहे हैं अपने ऊपर कि हम इस धरती पर आए हैं तो अधिक से अधिक उपभोक्तावादी संस्कृति के तहत हम अधिक से अधिक संसाधनों का उपभोग करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इस टाइप की सोच होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, DR ये डेथ रेट भी क्या हो जाती है, लगभग कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, और जन्म दर भी लगभग क्या हो जाती है, BR भी लगभग यहाँ पे आपके कांस्टेंट हो जाती है। तो कुल जनसंख्या वृद्धि दर में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो उसको अभी हम समझेंगे। तो तीसरी अवस्था में क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या, पांचवी अवस्था में कुल जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होगी। तो अब इसको हमें एक विशेष लाइन से हमें ये देखना है, समझना है। यहाँ पे मैं एक अलग लाइन बना रहा हूँ अलग कलर की, उसको ध्यान रखना है। ये कुल जनसंख्या वृद्धि दर है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि कुल जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर अविकसित समाज है, दोनों में उच्च है, तो कुल जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही, उच्च स्थितिक दशा है। धीरे धीरे क्या होगा, ये विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि दर होगी। क्यों? क्योंकि जन्म दर, मृत्यु दर में कमी आ गई, जन्म दर उच्च बनी हुई है, तो यहाँ पे जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी आगे। कुल जनसंख्या में क्या होगा, तेजी से परिवर्तन होगा। तो ये कुल जनसंख्या में यहाँ पे क्या होगा, तेजी से परिवर्तन होगा। लेकिन जो परिवर्तन, जितनी तेजी से जनसंख्या यहाँ पे बढ़ेगी उतनी तेजी से जनसंख्या यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। धीरे धीरे, क्योंकि जन्म दर कम होने लग गई है, तो जन्म दर कम होने के कारण क्या है, धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वृद्धि दर क्या है, घटती हुई प्रवृत्ति में आ जाएगी। वृद्धि दर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये आगे धीरे धीरे जो कुल जनसंख्या है ये क्या हो जाएगी, ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो ये तेजी से बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो बढ़ेगी उसकी वृद्धि दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले तो तेजी से बढ़ रही थी, अब देखो ये तो एकदम सीधा बढ़ रही है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हुई है, आगे जाके और कम हो गई, और यहाँ पे फिर जनसंख्या में क्या होने लग जाएगा, सामान्यतः ये जनसंख्या में हल्की सी कमी आने लगती है। तो ये कुल जनसंख्या की लाइन है। क्या है ये, कुल जनसंख्या की लाइन है। तो ये टोटल पॉपुलेशन है, TR है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कुल जनसंख्या, और ये जनसंख्या की वृद्धि दर को भी दर्शाता। देखो यहाँ पे कोई जनसंख्या की वृद्धि दर नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत उच्च है, फिर जनसंख्या की वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है और कम हो रही है, फिर नीचे जाके यहाँ पे क्या हो जाती है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है, मतलब नेगेटिव हो जाती है। जनसंख्या उच्च है, अधिकतम जनसंख्या में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, कम हो जाती है। तो ये जो सामाजिक जो है धीरे धीरे परिवर्तन होता है। राइट, अब थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, अन्य चित्र में समझ लेते हैं। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है ये समाज है, ये अविकसित है, वो विकसित समाज है। पांचवी अवस्था में क्या है, विकसित समाज है, 5 स्टेज में। इसको और थोड़ा सा मैं स्टेज वाइज हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो थोड़ा चीजें और आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखो इस सिद्धांत की
अवस्थाएं हैं। नोटेस्टी ने संक्रमण की 3 अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया था। वर्तमान समय में संक्रमण की क्या है 3 से 5 अवस्थाएं मानी गई है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसमें पूरा टोटल हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे प्रथम अवस्था जो होती है ये उच्च स्थितिक काल है, उच्च स्थितिक दशा है। इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, उच्च स्थितिक दशा। उच्च स्थितिक मतलब जनसंख्या क्या है, हाई कांस्टेंट है, उच्च स्थितिक दशा है या अवस्था है, जहां पे क्या है जनसंख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही 35 प्रति व्यक्ति हजार से क्या होती है, उच्च होती है, यही अभी हमने देखा था। और जनसंख्या वृद्धि दर कम होता है एवं कुल जनसंख्या स्थिर रहती है। अब होगा क्या, जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है तो कुल जनसंख्या दर यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, और टोटल जनसंख्या क्या है, स्थिर होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उच्च स्थितिक काल कहते हैं। कुल जनसंख्या का आकार क्या होता है, छोटा होता है। मतलब जो अविकसित समाज होता है उसमें जनसंख्या का आकार क्या होता है, छोटा होता है, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं होती है। ये कृषि प्रधान समाज होता है जहां परंपरागत रूढ़िवादी धार्मिक क्रियाओं की प्रवृत्तियां होती है, मैंने बता दिया है। अविकसित समाज है। प्राकृतिक आपदा के कारण जनसंख्या नियंत्रण होता है। प्रजातांत्रिक मूल्य ना होने से स्त्रियों की सामाजिक दशा निम्न होती है। स्त्रियां वहां पे अपना डिसीजन नहीं ले सकती। स्त्रियों की साथ बहुत सारी कुप्रथाएं होती है। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं होता है, स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं होता, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इन सारी दशाओं के कारण स्त्रियों की सामाजिक दशा क्या होती है, निम्न होती है। कितने बच्चे पैदा करने हैं या उनकी टोटल लाइफ में फर्टिलिटी रेट क्या होगी, ये महिलाओं के हाथ में नहीं होता है। ऐसा अविकसित समाज होता है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व विश्व के सभी देश जनसंख्या संक्रमण की इसी अवस्था में आते हैं। जो अपनी प्रथम अवस्था है, उच्च स्थितिक अवस्था, औद्योगिक क्रांति से पूर्व के सारे जो समाज थे वो इसी में फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, बाद में ये चित्र हमने देखा था, इसको मैं और समझाऊंगा अभी। उसके बाद में है द्वितीय अवस्था। इसे क्या कहते हैं, प्रसरणशील अवस्था या युवा जनसंख्या। युवा जनसंख्या जैसे भारत को कहा जाता है भारत युवाओं का देश है, क्योंकि भारत में क्या हो रहा है, हालांकि भारत में अब घटती दर से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। पहले जो 80 का दशक था, 90 का दशक था, उसमें जनसंख्या की हाईएस्ट वृद्धि दर गई थी। तो उस समय भारत की क्या थी, प्रसरणशील जनसंख्या थी। ठीक है, जो द्वितीय अवस्था है ना, इस द्वितीय अवस्था में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये प्रसरणशील है। इस अवस्था को क्या लिख सकते हो, प्रसरणशील। प्रसरणशील का मतलब है जनसंख्या में क्या हो रहा है, तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये प्रसरणशील जनसंख्या है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। राइट, उसके बाद में देखो ये द्वितीय अवस्था होगी आपकी। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, जन्म दर तो उच्च होती है। जन्म दर तो क्या होती है, DR डेथ रेट, BR बर्थ रेट तो उच्च होती है, परंतु मृत्यु दर में क्या आती है, तेजी से गिरावट होती है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर के कारण क्या होता है, यहाँ पे जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति है। मैंने बताया था औद्योगिक क्रांति है, संसाधनों का विकास हो गया है, मेडिकल साइंस का विकास हो गया है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो गई है, संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण हो गया। मेडिकल साइंस का विकास से कुपोषण और महामारी पर नियंत्रण होता है। इसमें अधिकतम दशकीय वृद्धि दर प्राप्त होती है। अधिकतम दशकीय वृद्धि दर मतलब सर्वाधिक विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त होती है। अगर भारत का एग्जाम्पल ले तो 80 का दशक। ठीक है, वर्तमान समय में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश, देखो वर्तमान समय में अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश, ठीक है, और लैटिन अमेरिका मतलब जो मध्य अमेरिका के छोटे छोटे देश हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया के अनेक देश इसमें शामिल होते हैं। तो भारत भी द्वितीय अवस्था में आता है। हालांकि अब भारत तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है, तीसरी स्टेज में प्रवेश कर चुका है, जहां पे जन्म दर क्या हो रही है, डाउन आ रही है। ठीक है, तो ये अधिकांश से जो अविकसित या विकासशील राष्ट्र सेकंड अवस्था में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तृतीय अवस्था होती है प्रवृत्ति प्रसरणशील अवस्था। प्रवृत्ति प्रसरणशील का मतलब है जनसंख्या का प्रसरण तो हो रहा है लेकिन विस्फोटक के साथ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। राइट, इसमें क्या हो रहा है, इस अवस्था में जन्म दर क्या होती है, जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से घटती है। मतलब जन्म दर बहुत तेजी से घट रही है, मृत्यु दर तो नीचे आ गई है, अब जन्म दर भी नीचे आ गई है। तो इससे अधिक क्या होता है, परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होती है, जनसंख्या की वृद्धि दर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जनसंख्या, कुल जनसंख्या में कमी नहीं हो रही है, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हो रही है। ठीक है, बढ़ने की दर में, परंतु कुल जनसंख्या में वृद्धि दर जारी रहती है। टोटल जनसंख्या तो बढ़ती है लेकिन जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आती है। राइट, इसका मुख्य कारण, बहुत छोटा सा अंतर है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। इसका मुख्य कारण है प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे लोगों की बढ़ जाती है, प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ता है। मान लो लोगों की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो संसाधनों को खरीदेंगे, वो मेडिकल सुविधाओं को, हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी, तो ऐसे सारी चीजें विकास होगा, तो उससे जन्म दर में क्या होगी, कमी होगी। तो आय, प्रति व्यक्ति उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है। दोनों कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इजराइल, पुर्तगाल, स्पेन, यूगोस्लाविया, कनाडा, अर्जेंटीना, चिली आदि देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं जहां पे जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से कम हो रही है। हाल के वर्षों में भारत और चीन जैसे बड़े देश भी इस अवस्था में क्या कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि चीन हमसे आगे है, तो चीन हमसे आगे वाली स्टेज में प्रवेश कर चुका है। आपने पिछले महीने भर में देखा होगा, कम से कम 5 से 7 बार पत्रिका, दैनिक भास्कर में, अखबारों में आ गया है कि चीन की जनसंख्या तेजी से कम हो रही है, चीन चिंतित है, चीन में आगे आने वाले समय में बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो वो चिंता अभी भी उनको सता रही है। तो चीन जैसे बड़े देश भी इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। तो चीन हमसे आगे चला गया है, ठीक है। चीन नेक्स्ट स्टेज में प्रवेश कर गया, जहां चीन की जनसंख्या बहुत तेजी से क्या हो रही है, कम हो रही है। बुजुर्गों की जनसंख्या, बूढ़े लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे इस पे लिख सकते हो प्रवृत्ति प्रसरणशील, ठीक है, जो अपना ये था ना, ये इसमें लिख सकते हो प्रवृत्ति प्रसरणशील। ये जो अपना है ये प्रसरणशील है, प्रसरणशील के बाद में प्रवृत्ति प्रसरणशील थर्ड स्टेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चौथी थर्ड स्टेज में क्या है, सेम मैं बता चुका हूं। थर्ड स्टेज में यहां पर एक सेकेंड, तृतीय अवस्था हमने देख ली। चौथी अवस्था में क्या होगा, चौथी अवस्था में देखो, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है। जन्म दर भी कम हो गई है, अत्यधिक कम हो गई है, और मृत्यु दर भी दोनों अत्यधिक क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जनसंख्या अधिक परंतु स्थिर रहती है। जनसंख्या तो अधिक होती है, लेकिन जनसंख्या क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। पश्चिम के अधिकांश देश इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। पश्चिम के अधिकांश देश इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। भारत इस अवस्था को लगभग 21वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब लगभग अगर हम कहें कि 2050 तक हम इसको प्राप्त कर लेंगे, जब ये वृद्धि दर लगभग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, राइट। तो चौथी अवस्था में क्या हो जाएगी, वृद्धि दर शून्य। पांचवी अवस्था में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर हो जाती है। यहाँ पे हम बात करें जनसंख्या ह्रास, या ये जनसांख्यिकीय संकरण मॉडल की अंतिम अवस्था है। इसमें जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है, राइट। मृत्यु दर ज्यादा होती है और जन्म दर इससे कम होती है। तो क्या होगा, फाइनली जनसंख्या का ह्रास होगा, मतलब ऋणात्मक नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर होगी। इस अवस्था में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है उपभोक्तावाद, एकल परिवार, ठीक है। उपभोक्तावाद, एकल परिवार, वैज्ञानिक समाज का विकास, धार्मिक अंधविश्वासों का पतन, और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, रूस, बुल्गारिया, हंगरी, स्वीडन ऐसे जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जनसंख्या नेगेटिव हो रही है, ठीक है। वहां पे सरकार प्रोत्साहन कर रही है, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए सरकार पैसे दे रही है। जैसे रशिया जैसे देश है, अगर वहां पे एक आप बच्चे को पालोगे, पैदा करोगे, तो वहां पे सरकार आपको 4-5 लाख रुपए देगी कि आप बच्चा पैदा करो, हम सारे उसका लालन पालन का पैसे दे रहे हैं। मतलब सरकार इस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है, फिर भी वहां पे जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आर्थिक प्रगति के साथ लोगों की सोच बदल गई है, लोगों का नजरिया बदल गया, लोगों की अप्रोच बदल गई है, इसलिए वहां पर सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। आर्थिक प्रगति के साथ जनसंख्या में सामाजिक परिवर्तन भी होता है, और जनसंख्या की ये 5वीं अवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो ये सारी अवस्था होने के बाद जनसंख्या की इसकी आलोचना करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम चित्र को देख लेते हैं। इस चित्र को देखोगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। देखो, ये टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये जो मैंने बताया डेथ रेट है और बर्थ रेट, दोनों में ये परिवर्तन आपको दिख रहा है। ये नेचुरल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे नेचुरल डिक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन ये बढ़ती हुई आगे जाके घट जाती है। ये टोटल पॉपुलेशन है। ये सेम चित्र हमने बनाया है। यहाँ पे हाई स्टेशनरी है, अर्ली एक्सपेंडिंग है, लेट एक्सपेंडिंग है, मतलब यहाँ ये प्रसरणशील है, ये लेट एक्सपेंडिंग है, ये लो स्टेशनरी है। लो स्टेशनरी का मतलब दोनों का अंतर क्या हो गया, बहुत कम। तो यहाँ पे स्थितिक दशा वापस आ जाती है, ठीक है, ये स्थितिक दशा आ जाती है। देखो ये क्या है, प्रसरणशील, लेट एक्सपेंडिंग, यहाँ पे क्या है, वापस स्थितिक दशा आ जाती है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर कम होने लगती है, वापस स्थितिक दशा पुनः आती है, ठीक है, वापस स्थितिक दशा की ओर। और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, ये परिवर्तन होता है। ये टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, ठीक है, कुल जनसंख्या है। और यहां पे लिख सकते हो जनसंख्या वृद्धि दर, ये जो लाइन है ये जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शा रही है, ठीक है।
इस चित्र में आप अच्छे से और समझ सकते हो। एक चित्र ये भी है, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है जनसंख्या में, राइट। इस चित्र को आप देख लेना अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अब बात ये है कि जो ये परिवर्तन हुआ है, समाज के परिवर्तन के साथ ये जो परिवर्तन हुआ है, क्या ये नियम सभी जगह लागू होता है या नहीं होता है, ये हमें देखना है कि ये जो जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, क्या ये सभी जगह लागू होता है। अब इसकी हम आलोचना करेंगे। हमने मूल अवधारणा देख ली, प्रतिपादन देख लिया, सारी स्टेज का हमने धीरे धीरे वर्णन कर लिया, सारी स्टेज हमारे समझ में आ गई कि किस प्रकार समाज आदिम समाज से, अविकसित समाज से जब वो विकसित समाज में चेंज होता है तो उसमें किस प्रकार के लोगों की सोच में बदलाव होता है और लोगों की मतलब किस प्रकार आर्थिक प्रगति होती है और आर्थिक प्रगति के साथ लोगों की किस प्रकार सोच में परिवर्तन होता है और सोच में परिवर्तन होने के कारण किस प्रकार लोगों की जनसंख्या के मॉडल में या जनसंख्या के वृद्धि दर में किस प्रकार परिवर्तन आता है, जनसंख्या सॉरी किस प्रकार जनसंख्या की जो संरचना होती है उसमें किस प्रकार का बदलाव आता है, ये हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि इसकी आलोचना हम किस प्रकार कर सकते हैं। चूंकि ये यूरोपीय जनसंख्या के आधार पर, विकसित राष्ट्रों के आधार पर बनाया गया मॉडल है, इसलिए कहा जाता है कि ये एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में लागू नहीं होता है। लगभग लागू होता है, लेकिन फिर भी इसको पूरे विश्व में क्या है, हमने इसको आत्मसात किया है या इस सिद्धांत को मान्यता मिली है। ये पूर्व यूरोपीय जनसंख्या पर आधारित मॉडल है, एशिया अफ्रीका पर लागू नहीं होता है। आर्थिक कारकों के अलावा जनसंख्या धार्मिक सांस्कृतिक कारणों से भी प्रेरित होती है, जैसे इस्लाम और कैथोलिक। यहाँ पे इस सिद्धांत में केवल आर्थिक कारकों को ज्यादा मतलब फोकस किया गया है। यहाँ पे ये नहीं देखा गया कि जो इस्लाम धर्म है, कैथोलिक धर्म है, ये धर्म भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में जनसंख्या वृद्धि दर पर कोई रोक नहीं है, या हम कह सकते हैं कि उनकी सोच जो है थोड़ी प्रसरणशीलवादी सोच होती है जनसंख्या को लेकर, ठीक है। इसको इस सिद्धांत में देखा नहीं गया है। कुछ राष्ट्रों में डेमोग्राफिक मोमेंटम प्राप्त होते हैं, जिसमें जनसंख्या फर्टिलिटी रेट घटने पर भी बढ़ती रहती है, ठीक है। मतलब जनसंख्या की वृद्धि दर, फर्टिलिटी रेट कम हो रही है फिर भी जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है। जैसे भारत में डेमोग्राफिक मोमेंटम देखने को मिलता है, तो इसकी भी इस सिद्धांत में व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है। और इसकी आलोचना जो है अच्छा हम आगे चले गए थे, वही पॉइंट है कि ये एक नियतिवादी संकल्पना है, ठीक है, जिसमें जनसंख्या परिवर्तन को अनुक्रमित चरणों में माना गया है। लेकिन ये चरण क्या है, अनुक्रमित होते नहीं है। मतलब फर्स्ट स्टेज आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी, ऐसा अनुक्रमिक चरण में माना गया है। लेकिन वास्तव में जनरली वो ज्यादा ऐसा होता नहीं है। ये आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कहीं कहीं, क्योंकि इसके अपवाद भी हैं, तो अपवाद के रूप में इसकी आलोचना हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पश्चिमी एशिया के देश हैं, बहुत सुंदर, देखो बहुत शानदार एग्जाम्पल है। पश्चिमी एशिया में के देश प्रति व्यक्ति आय उपभोग की दृष्टि से चतुर्थ चरण में है। मतलब जो पश्चिमी एशिया के देश, सऊदी अरब, कुवैत, ठीक है, यूएई, ये सारे देशों के पास इनकम खूब है, आर्थिक प्रगति खूब है, संसाधन विकास खूब है, ठीक है, सारे संसाधन विकास है। तो पश्चिमी एशिया के देश प्रति व्यक्ति आय और उपभोग की दृष्टि से तो क्या है, चौथे चरण में है। तो चौथे चरण में आते हैं, मतलब विकसित राष्ट्रों की सूची में ये शामिल होते हैं। लेकिन वहां पे जन्म दर, मृत्यु दर के अनुसार वहां पे द्वितीय चरण में, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर की स्थिति के अनुसार वो सेकंड चरण में आते हैं। तो ये मॉडल इन देशों पर ऊपर लागू नहीं होता है। यहाँ पे लोगों को, महिलाओं को अभी भी सामाजिक आजादी नहीं है, महिलाओं को ड्राइविंग की आजादी नहीं है, महिलाओं को स्कूलों में बुर्का पहन के जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की निम्न सामाजिक दशा, लेकिन विकास क्या है, उच्च है, प्रति व्यक्ति आय और उपभोग भी क्या है, उच्च है। तो उसके बावजूद, होने के बावजूद ये क्या है, द्वितीय चरण में है। तो इस प्रकार का पश्चिमी एशिया के ऐसे देशों में क्या है, ये अंतर डिफरेंस दिखाई देता है। यहाँ पे ये जो हम चारों अवस्थाओं का चरण लेके चले थे ना, वो चारों चरण यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, ये बात इसमें कही गई है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था आप सभी को पता है, पशुपालन है, वहां पर कृषि प्रधान है। पशुपालन और कृषि प्रधान पर पूरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड डिपेंड है। लेकिन कृषि प्रधान और पशुपालन मतलब प्राइमरी स्टेज में होने के बावजूद भी वहां पे क्या है, विकास उच्च है। तो वहां पे वो पांचवें चरण, प्रथम चरण की है, परंतु जनसंख्या वृद्धि दर के जो लक्षण है वो चौथे चरण के हैं। मतलब वहां पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है, लेकिन समाज कैसा है, पशुपालन और कृषि वाला समाज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। कुछ देश जैसे भारत किसी भी चरण में प्राप्त नहीं होता है। भारत क्या है, मिक्स टाइप का है, तो सारे किसी भी चरण में प्राप्त नहीं होता है, जिसे डेमोग्राफिक ट्रैप कहा जाता है। डेमोग्राफिक ट्रैप से तात्पर्य है कि अतिशय जनसंख्या वृद्धि के द्वारा आर्थिक प्रगति के लाभ से पुनः
पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि का भारत ने क्या लिया है, लाभ लिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में लाभ लिया है। तो जनसंख्या, सारी जनसंख्या अच्छे से काम कर रही है, तो विकास बहुत अधिक उच्च हुआ, तो भारत क्या है, अगली अवस्था से वापस पिछली अवस्था में आ गया है। तो इस प्रकार भारत मिक्स्ड भारत क्या मिक्स प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, तो भारत जैसे देशों पर भी ये मूल रूप से सिद्धांत अच्छे से लागू नहीं होता है। जनसंख्या परिवर्तन का एक अन्य प्रमुख कारक है प्रवर्सन, माइग्रेशन है, जिसे इस मॉडल में समेकित नहीं किया गया है। ठीक है, प्रवास को, मतलब इस पूरे मॉडल में, क्योंकि प्रवास जो है जनसंख्या को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित करता है, माइग्रेशन, इस पूरे मॉडल में माइग्रेशन की कहीं भी बात नहीं कही गई है। तो माइग्रेशन आप सभी को पता है कि नगरीय समाज को किस प्रकार चेंज करता है, तो वो भी इसमें बात नहीं कही गई है। ठीक है, और उसके बाद में ये हमने देख लिया था। और लास्ट में कुछ इसमें आए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। तो लेकिन ये आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, ये आप देख लेना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये DSSB बोर्ड एग्जाम, नेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, निष्कर्षतः इस सिद्धांत में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में हम ये कह सकते हैं, इसकी आलोचना होने के बावजूद भी ये सिद्धांत वैश्विक सार्वभौमिकता के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है। और जनरली इसको ये देखें तो वास्तव में समाजों का विकास इस रूप में हुआ है। कृषि और अशिक्षित समाज से जो विकसित और शिक्षित समाज बना है, तो उसमें जनसंख्या का ये परिवर्तन देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत निम्न पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे समाज के विकास से, संसाधनों के विकास से, आर्थिक प्रगति से जन्म दर उच्च रहती है, मृत्यु दर कम होती है, फिर मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर भी कम होती है, लास्ट में जाते जाते जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है, फिर मृत्यु दर से भी कम जन्म दर हो जाती है, तो वहाँ पे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। तो ये पूरा परिवर्तन होता है, ये जनरली देखा जाता है। तो ये वास्तव में एक पूरे जनसंख्या को, वैश्विक जनसंख्या को समझने का एक अपने अंदर एक मैं कहूँ कि एक समझ विकसित करने का बहुत अच्छा सिद्धांत है। अगर ढंग से इसको आप पढ़ोगे, और भी जाके बुक्स में पढ़िएगा, ये PDF आपको मिल जाएगी, पैनल PDF, इसमें जाके आप देखोगे तो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये मॉडल कुछ क्वेश्चन मैंने आप लास्ट में इस सिद्धांत से संबंधित दिए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं कि दूसरा जनसांख्यिकी संक्रमण इससे संबंधित रखता है। ठीक ये थोड़ा मिस प्रिंट है। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण की आदर्श स्थिति क्या होती है, किस स्टेज में होती है, ये आप देख लेना, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, अपन जब टेस्ट सीरीज करेंगे इस यूनिट की, तो उसमें मैं वापस सारे ये क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का आभार, धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए अपनी यूनिवर्सिटी से। जो भी लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वो सभी आप परचेज कर सकते हैं, और जल्द ही हमारी परमानेंट रेगुलर लाइव क्लासें आपको इस अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर मिलती रहेगी। थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं।